आज से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि उनको रॉड्री रियल मैड्रिड में नहीं चाहिए। सिर्फ इस सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए ही नहीं। इवन फेब्रिजियो रोमानो ने भी ये चीज कंफर्म करी थी कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इकलौते ब्लॉकर हैं, यानी कि वो पर्सनली इस ट्रांसफर को यहां पे ब्लॉक कर रहे हैं एंड रॉड्री शायद रियल मैड्रिड नहीं आ पाएंगे। उसके अलावा एथलेटिक, ओके डियारो, कैडेना एसईआर, सारे जितने भी जर्नल्स हैं स्पेन के, जो कि बड़े बड़े जर्नल्स हैं, उन्होंने ये चीज बोली कि रॉड्री जो है वो रियल मैड्रिड आने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट रियल मैड्रिड एंड खासकर फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है उनके बीच में एक ब्लॉकर बने हुए हैं। रॉड्री अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे उन्होंने पब्लिकली किया। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी का जो एक तरीके से रिन्यूअल ऑफर था उसको भी रिजेक्ट कर दिया एंड पब्लिकली एक दो जगह ये भी बोला कि मैं रियल मैड्रिड जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यानी कि टेक्निकली बस ऐसा लग रहा था कि वो रियल मैड्रिड की शर्ट पकड़ना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने दिल खोल के रियल मैड्रिड के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। लेकिन इन सब के बावजूद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोला नो। जी हां, उन्होंने नो बोला एक बैलन डॉर विनर के लिए, एक ऐसे प्लेयर के लिए जो अपने करंट क्लब में उनके जो रिन्यूअल ऑफर्स हैं या फिर जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उन सबको छोड़ रहा है, जो कि रियल मैड्रिड की किसी भी कंडीशन पे हां करने के लिए तैयार है। यानी कि वो सिर्फ रियल मैड्रिड ज्वाइन करना चाहता है एंड रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने ये सब देखने के बावजूद भी बोला नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद आता है वर्ल्ड कप एंड स्पेन बन जाती है वर्ल्ड कप 2026 के विनर एंड रॉड्री जो है उनको मिलती है गोल्डन बॉल, यानी कि इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। एंड सिर्फ 72 आवर्स के अंदर मैटियो मोरेटो रिपोर्ट करते हैं कि रियल मैड्रिड जो है इंटरनली इस डिसीजन को दोबारा से रिकंसिडर कर रहे हैं कि क्या उन्हें रॉड्री को साइन करना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद रामन अल्वारेज जो है वो ये बताते हैं कि रियल मैड्रिड जो है वो फुल ऑन ऑल इन जा रही है रॉड्री के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से लेके हर चीज यहां पे बनाई जा रही है एंड जो उनके बीच के लिंक्स हैं वो यहां पे डेवलप हो रहे हैं। तो 72 आवर्स के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जो पहले कह रहे थे मैं कभी रॉड्री को साइन नहीं करूंगा, उनका हृदय परिवर्तन यहां पे हो जाता है एंड अब वो रॉड्री को साइन करने के लिए तैयार हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अगेन 5 पॉइंट्स में ये बताऊंगा कि ये सारी सागा चल क्या रही है, क्यों रॉड्री जो है वो रियल मैड्रिड के लिए जरूरी है, क्यों फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है उनको साइन नहीं करना चाहते थे, क्या उनके आने से टीम को फायदा होगा या नुकसान होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रॉड्री के बारे में आपके दिमाग में जो भी चीज होगी उसको डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको सब कुछ जानना है रॉड्री के बारे में, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 1, व्हाई पेरेज सेड नो फॉर सो मेनी वीक्स। इससे पहले कि हम बात करें कि एकदम से ऐसा क्या चेंज हो गया है, मुझे लगता है कि हमें यह समझना चाहिए कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इतने हफ्तों से इस ट्रांसफर को ब्लॉक क्यों कर रहे थे एंड इसके पीछे 3 रीजन है। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई भी जो रीजन है वो इतना स्टूपिड नहीं है। मतलब आई थिंक थोड़े से जनरस हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड। इसमें पहला रीजन है पॉलिटिकल, जिसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज प्योर पॉलिटिकल रीजन। जून 2026 में रियल मैड्रिड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं एंड वहां पे फ्लोरेंटिनो पेरेज को चैलेंज करते हैं रिकल में एंड पेरेज वहां पे 65-35 के रेशियो से कंफर्टेबली इस इलेक्शन को जीत जाते हैं एंड वो दोबारा से रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बट यहां पे एक छोटी सी डिटेल जो कि सारी सिचुएशन चेंज कर देती है। एज पर सर्टेन सोर्सेज रिकल में जो है उन्होंने रॉड्री के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया था, या फिर आप कह सकते हो कि एक वर्बल अग्रीमेंट हो गया था कि अगर रिकल में रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनते हैं तो रॉड्री जो है रियल मैड्रिड के लिए उसी टाइम साइन हो जाएंगे। रिकल में यहां पे हार जाते हैं बट रॉड्री के लिए सिचुएशन बहुत ही बेकार हो जाती है, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेज उनकी नजरों में जो रॉड्री है यहां पे एक ऐसे कैंडिडेट बन जाते हैं जिन्होंने उनके ऑपोजिट वाले कैंडिडेट को फेवर किया, यानी कि उस आदमी को जो फ्लोरेंटिनो पेरेज की चेयर को हिलाना चाहता था। तो टेक्निकली फ्लोरेंटिनो पेरेज ऐसे आदमी को बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहते जो टेक्निकली उनके राइवल को सपोर्ट करता है एंड उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा हुआ था। इवन मैनेजिंग मैड्रिड ने भी ये चीज कंफर्म करी थी कि रिकल्मे के साथ जो रॉड्री के कनेक्शन थे वो एक सबसे बड़ा ब्लॉकर था, जिसकी वजह से फ्लोरेंटिनो पेरेज रॉड्री को रियल मैड्रिड में नहीं चाहते थे। अब आप यहां पे कह सकते हो कि क्या ये फेयर है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रॉड्री एक फुटबॉलर है एंड ही शुड बी जज्ड ऑन द फुटबॉलिंग स्किल्स रादर देन ये पॉलिटिकल वाली जो चीजें हैं इसमें पढ़ने की बजाय। बट फ्लोरेंटिनो पेरेज इसी तरीके से काम करते हैं, वो स्किल्स डेफिनेटली देखते हैं बट उसके अलावा वो लॉयल्टी वाला फैक्टर भी देखते हैं एंड उस लॉयल्टी वाली चेकलिस्ट में रॉड्री यहां पे टिक नहीं हो रहे थे। उसके बाद आता है रीजन 2, जो कि है एज एंड ACL। रॉड्री ऑलमोस्ट 30 साल के हैं बट उन्होंने सितंबर 2024 में अपना ACL जो है वो टीयर कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक बाहर रहे थे। डेफिनेटली उसके बाद उन्होंने कम बैक किया एंड काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म भी किया, बट जो एक लॉन्ग टर्म रिस्क है वो यहां पे एक्चुअली रियल रिस्क है। आप यहां पे थोड़ी देर के लिए पेरेज की तरह सोचिए कि पेरेज ने ऑलमोस्ट 100 मिलियन खर्च कर दिए थे हैजार्ड के लिए, एक ऐसा प्लेयर जिसकी बॉडी जो है वो रियल मैड्रिड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो प्रेशर है उसको झेल नहीं पाई थी। ये जो लेसन है ये फ्लोरेंटिनो पेरेज के दिमाग में अभी भी है, यानी कि वो कोई और 30s की एज में एक ऐसा प्लेयर नहीं साइन करना चाहते जिनकी हिस्ट्री जो है वो इंजरीज के साथ जुड़ी हुई है। उनको साइन करना फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए इस तरीके से होगा कि वो सेम मिस्टेक को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा रीजन है कि जो रियल मैड्रिड की स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट फुल हो गई है। रियल मैड्रिड ने रिसेंटली चुआमेनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू कर दिया है। उसके अलावा रियल मैड्रिड के पास है बर्नार्डो, वेलवर्डे, बेलिंगम, कामाविंगा, यानी कि उनकी जो मिडफील्ड है वो टेक्निकली यहां पे फुल है।
उनके पास 2-3 पोजीशन के लिए ऑलरेडी 5 वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स है, यानी कि छठे मिडफील्डर को यहां पे ऐड करने से क्या कोई प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय एक प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो रही है कि आप किसको बेंच करोगे। शायद कोई और एंग्री हो जाए, शायद उसकी वजह से जो आपका ड्रेसिंग रूम है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, जैसे कि पिछले सीजन हुआ था। एंड इन सारे रीजंस को समझते हुए काफी हफ्तों तक फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वो फॉर्म खड़े रहे, जबकि स्पेनिश मीडिया एंड इवन हम फैंस हम सब उनके आगे बोलते रहे कि आप रॉड्री को क्यों साइन नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से यही वो 3 रीजन है जिसकी वजह से फ्लोरेंटिनो पेरेज उन्हें साइन करने में हिचकिचा रहे थे, बट आगे का भी हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट 2, व्हाट चेंज्ड हिज माइंड। उसके बाद आता है वर्ल्ड कप, जहां पे रॉड्री ने सिर्फ परफॉर्म ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज को इम्पॉसिबल बोलने के लिए दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया। फ्रांस के अगेंस्ट सेमीफाइनल में रॉड्री ने पूरी मिडफील्ड को कंट्रोल करके रखा एंड लेट मी टेल यू, ये वर्ल्ड्स बेस्ट अटैकिंग नेशनल टीम है, जहां पे एम्बापे के साथ साथ उनके पास और भी बहुत फैंटास्टिक प्लेयर्स थे, जैसे कि डेम्बेले, जैसे कि बारकोला, डेजिरे डुवे। इस तरीके की फैंटास्टिक टीम के साथ रॉड्री की मिडफील्ड ने वहां पे उनको 0.26 XG के साथ रखा, जो कि पूरे वर्ल्ड कप में सबसे कम था। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज जो स्पेन का डिफेंस था, उनके आगे एक शील्ड थी जिस शील्ड का नाम था रॉड्री। उसके बाद फाइनल में भी अर्जेंटीना के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस सेम थी। मेसी उनसे आगे नहीं जा पाए, लोटारो को स्पेस नहीं मिला एंड एंजो फर्नांडिस, आयरॉनिकली जिसके साथ रियल मैड्रिड लिंक थी एंड रियल मैड्रिड ने पब्लिकली डिनाई करा, वो भी यहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज रॉड्री ने सारी मिडफील्ड को कंट्रोल करके रखा एंड इन सारे स्टार प्लेयर्स को हल्का सा भी स्पेस नहीं दिया। यूरो 2024 में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, गोल्डन बॉल विनर थे, 2024 में बैलन ड'ओर उन्होंने जीता, अब 2026 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता एंड दोबारा से जो वर्ल्ड कप की गोल्डन बॉल है वो भी जीती। एंड इन सब के बीच में उन्होंने अपना ACL टीयर भी देखा, जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक बाहर रहे थे। सो ये काइंड ऑफ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो फुटबॉल में आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलती है। एंड रियल मैड्रिड बोर्ड जो था, उन्होंने भी ये चीज नोटिस करी बिकॉज मटियो ने ये चीज रिपोर्ट करी थी कि जो रियल मैड्रिड के इंटरनल बोर्ड मेंबर्स हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी सारे जो हैं वो आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेज को कैसे भी करके कन्विंस किया जाए ताकि वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन यहां पे रॉड्री के साथ स्टार्ट कर सके। कुछ रिपोर्ट्स में मैंने ये तक पढ़ा है कि उन लोगों ने काइंड ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेज के आगे बेग किया कि भाई प्लीज हमारे आगे दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर है, प्लीज इसे साइन कर लो बिकॉज ये वो वाली पोजीशन है जहां पे टेक्निकली हमने किसी भी प्लेयर को साइन नहीं किया है एंड हमें आने वाले कई सालों तक रियल मैड्रिड की हेल्प हो जाएगी। जो पॉलिटिकल इशू है फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रॉड्री के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्टन हो गया बिकॉज एनरिके हार गए हैं, फ्लोरेंटिनो पेरेज वापस आ गए हैं, उस चीज़ को काफ़ी टाइम हो गया है, लोगों ने काफ़ी हद तक कन्विंस किया होगा। रॉड्री जो है उन्होंने पब्लिकली रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी अफेक्शन दिखाया है एंड काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेज को सोचने पर मजबूर तो कर ही रही होंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइनेंशियल फैक्टर है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। रॉड्री का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 में खत्म होने वाला है, यानी कि मैनचेस्टर सिटी को या तो अभी एक्सटेंड करना होगा या फिर उनको सेल करना होगा, अनलेस वो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट सीजन फ्री में चले जाएं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनचेस्टर सिटी ने रॉड्री के ऊपर जो प्राइस टैग रखा है वो ऑलमोस्ट 50 मिलियन का रखा है। अब आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सोच के देखिए, चुआमेनी आपके पास 80 मिलियन के हैं, उसके बाद आपके पास बर्नार्डो सिल्वा जो कि ऑलरेडी 32 ईयर्स के हैं, उसके बाद आपको 50 मिलियन में एक वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर मिल रहा है जो कि बैलन ड'ओर विनर है। तो अगर आप मनी फैक्टर से भी देखो तो जेन्युइनली ये रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत ही बड़ा बार्गेन होगा। तो वर्ल्ड कप ने ना सिर्फ फ्लोरेंटिनो पेरेज के सोचने के तरीके को बदला है, मुझे ऐसा लगता है वो जो स्टबर्ननेस दिखा रहे थे बार बार नो बोल के, उसको भी दोबारा से कंसिडर करने के लिए मजबूर किया बिकॉज ये हमसे अच्छे फ्लोरेंटिनो पेरेज जानते हैं कि पिछले 1-2 सालों में जो उन्होंने स्टबर्ननेस दिखाई है उसकी वजह से रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। एंड मुझे ऐसा लगता है द काइंड ऑफ अ पर्सन फ्लोरेंटिनो पेरेज इज, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं एंड इसी गलती को फिक्स करते हुए वो इस बार जोजे मोरिनियो को लेके आए हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टबर्ननेस वाली गलती अब वो दोबारा नहीं करेंगे। पॉइंट 3, What Rodri changes on the pitch? सो अगर रॉड्री रियल मैड्रिड में आते हैं तो उससे क्या चेंज होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक मिडफील्डर का नाम है जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रॉड्री का आना रियल मैड्रिड में ये चेंज करेगा कि अब रियल मैड्रिड का पूरा सिस्टम, पूरी टीम किस तरीके से खेलेगी। मोरिनियो के सिस्टम में हमेशा से एक चीज की जरूरत है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज अ स्क्रीन, यानी कि एक ऐसी स्क्रीन जो कि डिफेंस के आगे यहाँ पे सेट करेगी, यानी कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो अपने डिफेंस को शील्ड करके रखेगा, जो टेम्पो कंट्रोल करेगा, ट्रांजिशन को ब्रेक करेगा, प्रेशर के अंदर बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड वो टीम को उसी तरीके से डिक्टेट करेगा। जब वो अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली अग्रेसिव होकर खेलेगा एंड जब वो डिफेंड करेंगे तो अपनी टीम को शील्ड करेगा। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, जोसे मोरिनियो की हर टीम में इस तरीके का एक डिफेंसिव मिडफील्डर उनके पास हमेशा होता था। चेल्सी में उनके पास थे मकलेले, जिनके साथ उन्होंने 2 प्रीमियर लीग टाइटल जीते।
इंटर मिलान में उनके पास थे कम्बियासो, जिनके साथ उन्होंने ट्रेबल जीता था। उसके बाद खदीरा, जाबी अलोंसो जैसे प्लेयर्स है जिनके साथ उन्होंने रियल मैड्रिड के पहले स्टिंट में ला लीगा जीती थी विद 100 पॉइंट्स। सो ये जो स्क्रीन है जो अपने डिफेंस को शील्ड करती है, ये जोसे मोरिनियो की टीम की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। जो डिफेंस एंड अटैक वाला पार्ट आता है वो सब इसके बाद आता है। राइट नाउ ये वाला जो रोल है ये चुआमेनी के पास है। डेफिनेटली चुआमेनी इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर राइट नाउ। उन्होंने फ्रांस वाली टीम में भी ये सब चीजें दिखाई है, बट चुआमेनी एंड रॉड्री के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं जो रियल मैड्रिड का सोचने का तरीका एंड खेलने का तरीका काफी हद तक बदल देते हैं। चुआमेनी जो है वो बॉल को विन करते हैं एंड आगे वाले ऑफेंसिव प्लेयर्स को पास कर देते हैं, बट रॉड्री जो है वो बॉल को विन करते हैं एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं कि टीम आगे क्या करेगी। वो सिर्फ मिडफील्ड को डिफेंड ही नहीं करते हैं बल्कि उसे कंडक्ट भी करते हैं। वो पूरे मैच की रिदम को कंट्रोल करते हैं एंड एक्चुअली यही डिफरेंस होता है एक बॉल विनर एंड कंट्रोलर के बीच में। एंड मोरिनियो को इस टाइम पे एक कंट्रोलर की जरूरत है। रॉड्री के रियल मैड्रिड आते ही जोसे मोरिनियो की टीम में दो चीजें एकदम अनलॉक हो जाएंगी। पहली चीज, बेलिंगम जो है वो आराम से हाई जाके खेल पाएंगे। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में बेलिंगम ने ये दिखा दिया कि जब वो नंबर 10 की पोजीशन में खेलते हैं तो वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर बन जाते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी 6 गोल स्कोर करे, अपनी पोजीशन में बेस्ट प्लेयर बने रहे। लास्ट सीजन उन्होंने रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में डीप खेला बिकॉज उनके बिना जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड थी वो बहुत ही ज्यादा डेड बन गई थी, तो अपनी टीम को संभालने के लिए उनको पीछे जाके खेलना पड़ा। रॉड्री के आ जाने से बेलिंगम को अपनी मिडफील्ड होल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो अटैक का पार्ट बन सकते हैं बिकॉज अब उनको पीछे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक साइनिंग आपके बेलिंगम के जो अटैकिंग वाला एट्रीब्यूट है उसको डायरेक्टली अनलॉक कर देगी। उसके बाद सेकंड चीज है, कुकुरेया जो है बहुत फ्रीली इन्वर्ट कर पाएंगे। मोरिनियो कुकुरेया से चाहते हैं कि वो टक इनसाइड करे मिडफील्ड में फ्रॉम हिज लेफ्ट बैक वाली पोजीशन, बट जब कुकुरेया इन्वर्ट करेंगे तो वो अपने पीछे स्पेस छोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चुआमेनी के साथ ये जो स्पेस पीछे छूटा है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, बट रॉड्री के साथ ये स्पेस कवर हो जाएगा बिकॉज रॉड्री की जो पोजिशनल इंटेलिजेंस है मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ वो स्पेस शुरू होने से पहले कवर कर लेंगे। जो फुल बैक सिस्टम एक टाइम पे थोड़ा एसिमेट्रिक लग रहा था वो यहाँ पे स्टेबल दिखेगा। एंड यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर आता है जो मुझे लगता है कि एक रोल अदा कर सकता है, वो है लीडरशिप का। ये ड्रेसिंग रूम इस टाइम पे एक लीडरशिप को मिस करता है। मॉड्रिच जा चुके हैं, क्रूज जा चुके हैं, रामोस जा चुके हैं, रोनाल्डो जा चुके हैं, बेंजेमा, कारवाहल सब जा चुके हैं। रियल मैड्रिड इस टाइम पे वो जो वॉरियर मेंटालिटी है अपने लीडर से जो उनको यूजुअली मिला करती थी, जिसके बेसिस पे हम कम बैक किया करते थे, वो यहाँ पे ढंग से मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है रॉड्री इस वॉइड को आते ही फिल कर देंगे। आपके पास स्पेन के कैप्टन आ रहे हैं, आपके पास वर्ल्ड कप विनर आ रहे हैं, आपके पास बैलन डॉर विनर एंड यूरो चैंपियन भी आ रहे हैं। बिकॉज जब एक ऐसा प्लेयर स्टैंडर्ड सेट करता है अपनी टीम की ट्रेनिंग में जो कि सब कुछ जीत चुका है, तो कोई भी उससे आर्ग्यू नहीं करता है, कोई भी लेजीनेस नहीं दिखाता है एंड कोई भी ये नहीं दिखाता है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूं एंड मैं पीछे जाके प्रेस नहीं करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये सब एट्रीब्यूट एकदम से रियल मैड्रिड में आ जाएंगे। तो रॉड्री सिर्फ फुटबॉल नहीं लेके आ रहे बल्कि वो अथॉरिटी भी लेके आएंगे। पॉइंट 4, व्हाट हैपेंस टू द प्लेयर ऑलरेडी देयर। अब एक सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन यहां पे बनता है कि रॉड्री के आने से जो प्लेयर ऑलरेडी रियल मैड्रिड में है उनके साथ क्या होगा। बिकॉज आप एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को ऐड तो कर लोगे, बट जो ऑलरेडी यहां पे हैं उनको कैसे ट्रीट करोगे। चुआमेनी, अभी रियल मैड्रिड ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। जोसे मोरिनियो ने पब्लिकली बोला है कि चुआमेनी जो है मेरे प्रोजेक्ट के सबसे सेंट्रल प्लेयर होने वाले हैं। अगर रॉड्री यहां पे आते हैं एंड उसके बाद वो सीधा नंबर 6 वाला रोल ले लेंगे तो चुआमेनी जो है वो एक रोटेशनल प्लेयर बन जाएंगे। एक ऐसा प्लेयर जिसको उसके मैनेजर ने सीजन शुरू होने से पहले प्रॉमिस किया था कि आपको एक इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा, बट अब वो बेंच पे देखेगा। बट मेरे हिसाब से ये शायद उतना बुरा नहीं है जितना आपको भी शायद सुनने में लग रहा होगा, बिकॉज मोरिनियो एंड रियल मैड्रिड जो है एक पूरे सीजन में 60+ मैचेस खेलने वाले हैं। ला लीगा, चैंपियंस लीग, सुपर कप, कोपा डेल रे, इतने सारे मैचेस होंगे जो कि सारे मिडफील्डर सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। चुआमेनी यहाँ पे रॉड्री के साथ रोटेट करेंगे, शायद वो कुछ चैंपियंस लीग मैचेस स्टार्ट करेंगे, शायद वो कुछ ला लीगा मैचेस स्टार्ट करेंगे जहां पे रॉड्री को रेस्ट चाहिए होगा एंड जहां पे चुआमेनी को चाहिए होगा वहां पे रॉड्री स्टार्ट करेंगे। एंड इसके अलावा चुआमेनी जो है वो सेंटर बैक भी खेल चुके हैं, वो रियल मैड्रिड के लिए भी खेल चुके हैं, वो फ्रांस के लिए भी खेल चुके हैं। शायद बैक 3 वाली फॉर्मेशन में चुआमेनी जो है वो बॉल कैरिंग सेंटर बैक खेल सकते हैं जिनके आगे रॉड्री उनको डिफेंड कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के आपस में खेलने से भी ऑप्शंस जो है वो इंक्रीज ही होंगे, कहीं डिक्रीज नहीं होने वाले हैं। वेलवर्डे, मुझे ऐसा लगता है कि जोसे मोरिनियो के अंडर उनकी पोजीशन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अनसर्टेन है एंड रॉड्री के आने के बाद उनका कुछ बहुत ज्यादा भला यहां पे हो नहीं रहा है। वेलवर्डे का फ्यूचर इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या जोसे मोरिनियो उन्हें एज अ राइट विंगर देखते हैं या फिर वो उन्हें एज अ बॉक्स टू बॉक्स नंबर 8 देखते हैं या फिर एक सुपर सब की तरह देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्री के आने से उनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये दोनों की जो पोजीशंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उसके बाद आते हैं कामाविंगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। रॉड्री के आने के बाद रियल मैड्रिड में होंगे रॉड्री, बर्नार्डो, वेलवर्डे, चुआमेनी, बेलिंगम, यानी कि 5 मिडफील्डर ऑलरेडी है एंड कामाविंगा वहां पे 6th चॉइस बन जाएंगे। एंड ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 6 नंबर वाला मिडफील्डर होगा उसको कभी भी इतने इनफ मिनट्स नहीं मिलेंगे कि वो रियल मैड्रिड में खुश रह पाए।
मुझे ऐसा लगता है कि कामाविंगा वो प्लेयर होने वाला है जिनका डिपार्चर जो है वो रियल मैड्रिड के लिए जो रॉड्री को साइन करने में पैसा लगेगा उसको फंड कर सकता है। वो सिर्फ अभी 23 के हैं, शायद 1-2 सीजन उन्होंने बेकार खेला है, बट हर कोई जानता है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, शायद इसीलिए वो चेल्सी के साथ बिलिंग्ड है, एंड कुछ रिपोर्ट्स में तो मैंने पढ़ा है कि वो बायर्न के साथ बिलिंग्ड है। उसके बाद आते हैं बेलिंगम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रॉड्री के आने से सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बेलिंगम का होने वाला है। मिडफील्ड में रॉड्री के होने के साथ बेलिंगम जो है अपनी नेचुरल पोजीशन में, यानी कि जो अप फ्रंट खेलने वाली पोजीशन है, वहां पे फैंटास्टिकली खेल सकते हैं। वही पोजीशन जिसमें वो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में खेले एंड उन्होंने फैबुलस गोल्स वहां पे स्कोर किए। मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्री का आना शायद सबसे बेस्ट चीज होगी जो कि बेलिंगम के करियर में रियल मैड्रिड में आज तक हुई होगी। उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा, मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्री के आने से इनका भी फायदा होगा। बर्नार्डो एंड रॉड्री जो है उन्होंने काफी टाइम तक मैनचेस्टर सिटी में साथ खेला एंड वो दोनों के दोनों एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो उनके बीच में पासिंग कॉम्बिनेशन होगा, जो शॉर्ट एक्सचेंजेस होंगे, जो रोटेशन होंगे, जो पोजिशनल इंटरचेंजेस हो सकते हैं, वो ऑलरेडी उनके बीच में बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मोरिनियो को इन दोनों को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कहीं ना कहीं प्री इंस्टॉल्ड आए हैं। तो ऊपर के पॉइंट्स देखने के बाद ये आप भी समझ गए होंगे कि रॉड्री के आने से यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा केओस नहीं मचेगा, बट सिर्फ एक प्लेयर को कहीं ना कहीं लीव करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से है कामाविंगा। पॉइंट 5, माय वर्डिक्ट। सो आज के हिसाब से ये सारी चीजें कहां पे खड़ी हैं? रॉड्री को रियल मैड्रिड चाहिए, ये चीज काफी टाइम से क्लियर है। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी का जो रिन्यूअल ऑफर है वो भी रिजेक्ट कर दिया है। वो रियल मैड्रिड की कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ताकि वो रियल मैड्रिड आ सके। पेरेस जो है उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं शायद पेरेस को कन्विंस कर लिया है। उसके ऊपर से जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है उन्होंने भी पेरेस को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करा होगा। उसके साथ साथ जो रिकलमे वाला फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया है टाइम के साथ साथ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज फाइनेंशियल फैक्टर, वो भी रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। द आस्किंग प्राइस इज ऑलमोस्ट अराउंड 50 मिलियन। मोरेटो ने बोला है कि रिपोर्टेडली जो रियल मैड्रिड एंड रॉड्री के बीच में जो बातचीत है वो काफी हद तक आगे पहुंच चुकी है, यानी कि जो प्लेयर की साइड से एंड क्लब की साइड से जो बातचीत है वो क्लोज हो गई है, और या फिर मैं बोलूं तो एक एग्रीमेंट यहां पे बन चुका है। अब यहां पे जो एक ऑब्स्टेकल बचा है वो बचा है मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज रॉड्री के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बचा है। या तो मैनचेस्टर सिटी को अभी उनको 50 मिलियन में बेचना होगा, या फिर इस बैलन डॉर विनर को नेक्स्ट सीजन उन्हें फ्री में देना पड़ेगा। अगेन ये मैनचेस्टर सिटी की हेडेक है, रियल मैड्रिड की नहीं है। सिटी जो है वो डेस्परेटली उनको ऑफर्स पे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, बट रॉड्री ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं करा, बिकॉज जो उनकी चॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है, विच इज रियल मैड्रिड। वैसे तो मोरिनियो ने स्पेसिफिकली रॉड्री के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी थी, बट मोरिनियो एक प्रैग्मेटिक आदमी है, यानी कि अगर जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट है वो उनको एक बैलन डॉर विनर ऑफर करेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार इसको क्यों साइन कर लिया, वो बोलेंगे थैंक यू मिस्टर पेरेस। अगर आप मेरा प्रेडिक्शन पूछो तो मेरे हिसाब से रॉड्री जो है वो इस सीजन रियल मैड्रिड में साइन हो जाएंगे ऑन द प्राइस ऑफ 50 मिलियन यूरोज, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी एक ऐसे प्लेयर को अपने पास नहीं रख सकती है जो कि और 12 महीने उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। फ्लोरेंटिनो पेरेज अब थोड़े से ज्यादा कन्विंस्ड है, बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें कन्विंस भी कर लिया है। उसके बाद वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है उन्होंने भी रॉड्री उस परफॉर्मेंस ने भी रॉड्री के दरवाजे जो है वो रियल मैड्रिड के लिए खोल दिए। एंड अगर ऐसा होता है तो ये कोई आम साइनिंग नहीं होगी, ये वो साइनिंग होगी जो मोरिनियो की मिडफील्ड को यहां पे क्लोज कर देगी। फाइनली उन्हें एक ऐसा प्लेयर मिल जाएगा जिसे वो कह सकते हैं द स्क्रीन, द कंट्रोलर, द लीडर एंड द ब्रेन ऑफ द मिडफील्ड ऑफ रियल मैड्रिड। फाइनली 3 हफ्ते पहले स्पेन की जो मीडिया थी वो ये कह रही थी कि रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है वो रॉड्री को कभी साइन नहीं करेंगे। बीच में आता है वर्ल्ड कप एंड वो परफॉर्मेंस जो है फ्लोरेंटिनो पेरेस को कन्विंस कर देती है या फिर चेंज कर देती है रॉड्री को साइन करने के लिए। सो ये होता है वर्ल्ड कप का इंपैक्ट, बिकॉज वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ परसेप्शन चेंज नहीं करती है बल्कि वो प्रेसिडेंट्स के सोचने का तरीका भी चेंज कर देती है। तो गाइस ये था मेरी तरफ से एक रॉड्री का पूरा पैकेज कि क्यों वो साइन नहीं हो रहे थे, क्यों वो साइन हो सकते हैं, उनके आने से बाकी स्क्वाड मेंबर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आई होप आई वाज एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। अगर आपके भी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया। जस्ट काइंडली लेट मी नो, और वट एवर यू फील अबाउट द वीडियो जस्ट पुट इन द कमेंट्स एंड आई वुड लव टू सी दोज कमेंट्स। एंड फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you.